हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर, इसका दूसरा पार्ट यानी दूसरा सेशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इस पर बना दिया है और उसमें लगभग हमने कितने प्रश्न करवाए थे, तो 25 प्रश्न करवाए थे और इसमें लगभग आज हम 30 के करीब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और पिछले सेशन में हमने जो प्रश्न किए थे उसमें से भी कुछ प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे, मतलब उसमें से सेम टू सेम प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ प्रश्न उसी टाइप के मिलेंगे। तो जो होगा उसको आप पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। लगभग 1 से लेकर 30 तक आप कॉपी में संख्या नोट कर लीजिए और उसको में जो जो प्रश्न आपसे सही होगा उसको सही करते जाइएगा, जो गलत होगा उसको आप गलत कर लीजिएगा। और लास्ट में यह जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो इसके लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस ए आर। यहाँ पर देखिए ए क्या है, तो ए जो है वह भाज्य है। भाज्य मतलब जिस संख्या को हम किसी संख्या से काटते हैं। जैसे ए बराबर 8 मान लीजिए और बी बराबर आप मान लीजिए क्या 4। तो 4 से जब हम 8 में भाग करेंगे तो क्या होता है, जिसमें हम भाग करेंगे उसको हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। तो यही ए दिया गया है। ए क्या है, ए और बी दोनों पूर्णांक है, मतलब दोनों संख्याएं हैं और जिसको इस रूप में लिखना है। अब इस रूप में लिखने से यह कौन सा चारों में से कंडीशन इसको सूट करेगा, इसको बताना है। तो यह जो फार्मूला आप देख रहे हैं यह किसका है, यह जो फार्मूला है यह यूक्लिड विभाजन का है। आप इस चैप्टर को अगर पढ़े होंगे अपने कोचिंग में या फिर हमारे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको हमने यह बताया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर आर क्या होता है, तो आर शेषफल होता है। बी क्या होता है, तो बी होता है भाजक। और ए क्या होता है, भाज्य होता है। क्यू होता है भागफल। तो देखिए इसमें बोला गया है पहला ऑप्शन में कि आर जो है बी से छोटा होता है, तो इसको मान लेते हैं। मानिए कि ए बराबर हम 8 माने थे, बी बराबर हम 4 मान लेते हैं। तो देखिए 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 4 से अगर भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर बी कौन है, तो बी है 4, 4 बी है, ए है 8 और क्यू है 2 और आर है 0। तो बी अगर 4 है तो आर यहाँ 0 है। तो यहाँ बोला गया है पहला में कि आर जो है बी से छोटा है। तो आर बिल्कुल छोटा है क्योंकि बी यहाँ पर 4 है, आर 0 है तो 0 छोटा होता है। तो यह तो कंडीशन सही कर रहा है। अब देखिए इसमें इसके अलावा इसमें दिया गया है कि आर जो है 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए आर जो है 0 आ गया, 0 से बड़ा कहाँ है, 0 से बड़ा दिख रहा है तो नहीं, यह नहीं कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो दूसरा में क्या है कि दूसरा में दिया गया है कि आर जो है बी से छोटा है। ये तो बात सही है, पिछले ही इसमें हम मान लिए थे जो 4 आया है, 4 गुने 2 प्लस 0। तो आर जो है यह 4 से छोटा है, ये तो सही बात है। फिर बोला गया है कि आर जो है 1 से छोटा है, तो 0 1 से छोटा है कि नहीं, तब बिल्कुल यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन समझने वाला बात यह है कि अगर आप इसको आंसर टिक कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने मन से माना ना है 4 और 8। अगर कोई और संख्या मान लीजिए जिसमें शेषफल बचता हो, जैसे आप मान लेते हैं कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या मानिएगा कि 8 मान लीजिए और यहाँ 5 मान लीजिए। तो अगर 8 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 गुने 1 मतलब 1 बार में लगेगा और प्लस 3 शेषफल बच गया। तो यहाँ पर तो आर क्या आ गया, 1 से बड़ा आ गया। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यहाँ आर जो है वह 1 से छोटा होगा और वहाँ 3 आया शेषफल, तो बड़ा ना हो गया। तो यह भी कंडीशन नहीं फॉलो करता है। सी देखिए इसमें बोला गया है कि इसका मतलब होता है, यह चिन्ह का मतलब
कि छोटा भी और इसका मतलब बराबर दोनों। तो ये बताइए आर कभी बी के बराबर हो सकता है? आर यानी शेषफल कभी भाजक के बराबर होता है? नहीं हो सकता, तो यह भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए कैसे सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आर जो है बी से छोटा होगा, या तो मतलब प्रूफ हो ही गया है। इसमें फिर बोला गया है कि आर जो है वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। तो हमने दो लगभग मान अलग अलग माने थे, 8 और 4, एक माना था 8 और 5। तो इसमें शेषफल 3 आया था, इसमें शेषफल 0 आया था। तो यह कंडीशन सब फॉलो कर रहा है कि आर जो है 0 भी आ सकता है, आर 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा वह कृपया वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? तो यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर स्थित 0, 1, 2, 3, 4 और ऋणात्मक संख्या सभी को जब शामिल करते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य शून्य यानी 0 समेत ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो उसे कौन सी संख्या कहेंगे? तो यह एक संख्या रेखा है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर प्राकृतिक संख्या 1 से इधर तक होता है, और जो इधर क्या होता है तो इधर माइनस में संख्या होती है। तो जब इस सब को शामिल कर दिया जाता है 0 सहित इस सब को, टोटल को, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 5 नंबर, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो जब प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? तो देखो फिर उसी प्रश्न को घुमा कर पूछा गया कि जब शून्य को शामिल कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर गिनती तक की संख्या को कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, अगर पूर्णांक b और b जो है वह a से पूर्णतः विभाज्य है तो b a का क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऐसा है कि b जो है वह a से कट जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे भाज्य ही ना बोलते हैं। अब इसको भाजक बोलते हैं, भाजक। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको तो भाज्य बताइए दिए। यहाँ पर जो रिजल्ट आता है इसको भागफल बोलते हैं, और जो इधर शेष बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो यह बेसिक सा मतलब कि यह सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से होना चाहिए। अगर आप 10वां क्लास में पढ़ते हैं तो इससे पहले आपको यह सब जानकारी होना चाहिए, तो इसे भाज्य कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? देखिए यह समझने वाली बात है कि 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है कि नहीं। जैसे 1 हम लिख दिए और बट्टे में 0 लिख दिए, तो क्या 0 से 1 कटेगा? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मान हमेशा इनफाइनाइट आएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मान नहीं आ सकता, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन यही अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए कि अगर कोई संख्या, अगर हम ऊपर 0 रखते हैं और नीचे कोई संख्या रखिएगा तो इसका मान हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर 0 आप अगर नीचे रख देते हैं, मतलब 0 से भाग करते हैं, तो इसका मान इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित आता है। यह इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह अच्छा फैक्ट है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो इसका क्या होगा? क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? तो बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किस लिए होता है? तो आप सभी को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मस्सा ज्ञात करने के लिए। और मस्सा कैसी संख्याओं को निकालते हैं? तो 2 संख्या का निकालते हैं और 2 घनात्मक संख्या का निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वह किस रूप में होता है? यहाँ पर 4 कंडीशन दिया गया है, इसको मान कर आपको बताना है। तो इसको आप मान रख लीजिए। देखिए, तो इसको आप मान रख लीजिए
कैसे रखिएगा कि यहाँ पर देखिए पहला में दिया गया है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक आपको मानना है। तो क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, तो एक से लेकर जितनी भी गिनती तक की संख्या है वह धनात्मक पूर्णांक होता है। तो 2 गुने कोई भी मान सकते हैं एक से लेकर गिनती तक के, यानी प्राकृतिक संख्या आप मानिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या ही होता है। तो आप 1 मान लीजिए, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका मान क्या आना चाहिए, विषम पूर्णांक आना चाहिए। विषम आ रहा है क्या, नहीं सम आ जा रहा था, यह ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर दिया गया है 3Q, जहाँ पे Q धनात्मक पूर्णांक मानना है तो इसको भी वही मान लीजिए। 3 गुने कितना, 3 गुने 1, तो यह क्या आ गया, कितना आ गया बताइए। तो यह आ गया 3, और 3 क्या है, विषम है। तो यह तो मैच कर रहा है, लेकिन 1 पर ना मैच कर रहा है, और कोई संख्या मानिए। तो 3 गुने 2 मानिए, क्योंकि 2 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर आ गया 6, तो यहाँ पर तो विषम हो गया, लेकिन बोला गया हर एक बार में यह विषम ही आए, तो यह भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें एक विषम और एक सम आ गया। तीसरा की ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 3Q-1, तो 3Q-1, तो 3 गुने 1 माइनस 1, तो कितना आ गया, 3 एकम 3 और -1, तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ पर भी सम आ गया, तो यह भी ऑप्शन कट जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा है, 4 नंबर, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन इसको भी हम चेक कर देते हैं। जैसे मैं इसको आप मान लीजिए कि 2Q+1 है, तो 2 गुने 1 मानिएगा +1, तो 2 एकम 2 और +1, तो 3 आ गया। और कोई संख्या मानिए, 1 हमने माना था, 2 मानिए, तो 2 गुने 2 + 1 हमेशा क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। और कोई संख्या मानिए, जो भी आपके मन में है उस संख्या को मान कर देखिए, हमेशा इसको मतलब सोल्व कीजिएगा तो विषम ही आएगा। 2 गुने 10 मान लेते हैं और +1, तो कितना आ गया, 20 और 1 21, हमेशा विषम आएगा, तो यह ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न भी उसी टाइप का है। देखिए यह प्रश्न भी उसी टाइप का है, तो इसको भी वैसे ही मान के करने पड़ेगा, कोई अपने से मानने पड़ेगा, जो बोला गया वही मानिए आप। यहाँ पर पहला बोला, पहले इसको क्या निकालना है कि यह जो होना चाहिए धनात्मक सम आना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से कटे, और विषम जो 2 से न कटे, तो सम लाना है। तो Q का रूप है, तो Q बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक मानिए, तो Q बराबर 1 मान लिए, तो 1 क्या है, सम है, नहीं विषम आ गया, तो पहला ही ऑप्शन कट गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि 3Q के रूप में, और आप Q को जो है ना वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक मान सकते हैं, यह ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे हम 3 गुने यहाँ पर 1 मानते हैं, तो कितना आ गया बताइए, तो यह आ गया 3, तो 3 जो आया यह क्या आया, यह विषम संख्या आया, लेकिन लाना है सम, तो यह भी ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन देखिए 2Q, तो अब यहाँ पर Q का मान हमेशा धनात्मक यानी प्लस संख्या मानना है, तो 2 गुने 1, तो कितना आ गया 2, क्या आया, सम आया कि नहीं। और कोई मानिए, जैसे आप मान लीजिए कि 2 गुने आप 2 मान लीजिए, तो 2 मान लेते हैं तो 4 आ गया। और कोई मानिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक मानना है, 2 गुने 5 मान लीजिए, तो 10 आ गया, हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा था, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी इसके अलावा भी आप संख्या मान कर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है। देखिए यह प्रश्न पीछे भी हम कर चुके हैं, तो यह किया जाता है शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए। तो शून्य के छोड़कर पूर्णांक तो माइनस में भी आ जाएगा, तो माइनस के लिए तो किया नहीं जाता है। शून्य सहित सभी पूर्णांकों के लिए, तो शून्य के लिए तो किया ही नहीं जाता है, केवल धन पूर्णांकों के लिए। तो हाँ यही सही उत्तर हो जाएगा, केवल धन पूर्णांकों के लिए, और 2 धन पूर्णांकों के लिए होता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किन पूर्णांक के लिए संभव है। फिर से वही प्रश्न आया है, तो क्या है, केवल धन पूर्णांकों के लिए यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, HCF सबसे बड़ा डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। अब बताइए जो HCF डी है, ये दोनों का HCF क्या दिया गया है, डी, तो डी दोनों में कॉमन ना होगा, तो डी किसको काटेगा, केवल ए को, केवल बी को, या दोनों को, तो दोनों को काटेगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट प्रश्न है कितना नंबर है, यह 15 नंबर है, सी और डी 2 पूर्णांक है, और सी जो है डी से बड़ा है। सी हमेशा क्या है, दिया गया डी से बड़ा है, इसका मतलब जिसके तरफ यह मुंह बड़ा होता ना है उसको बड़ा बोलते हैं। अब ये नुकीला मतलब छोटा, तो सी बड़ा है, और भागफल तथा शेषफल आर है, शेषफल आर दिया गया है। तो इतना इतना कंडीशन में
सम्मिलित में कौन सा सत्य होगा बताइए। कि यह जो कंडीशन हम पीछे इसको क्या किए हैं, इसको हम बता चुके हैं कि यह कंडीशन यूक्लिड विभाजन का है और उससे यह निकलता है कि आर क्या होता है, तो आर जीरो से क्या होता है, आर जीरो के बराबर होता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। और डी क्या होता है, तो डी हमेशा आर से क्या होगा, तो आर से बड़ा होगा, डी यानी कि भाजक। तो देखिए, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा था उसमें, ए प्लस बी क्यू प्लस आर। अब इसमें देख लीजिए, ए की जगह पर क्या दिया है, तो सी दिया है, तो सी यहाँ पर सी हो जाएगा बराबर में, बी की जगह पर क्या दिया गया है, तो बी की जगह पर डी है, तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, और क्यू का क्यू रहेगा और आर की जगह पर आर है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। तो सी बराबर, यहाँ तो सी है, ये नहीं है, यहाँ डी है, यहाँ आर है, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, यह दिया गया है सी बराबर डी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, जहाँ सी क्या है, तो सी जो है डी से बड़ा है, तो इसका HCF क्या होगा अगर शेषफल जीरो है। तो बताइए कि शेषफल जीरो है तो HCF क्या होगा। जैसे में हम दो संख्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं और 4 मान लेते हैं। ऐसा संख्या क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा संख्या मानना है कि उसको पूरा काट दे, पूरा काट दे तभी ना शेषफल जीरो होगा। तो अगर 4 से अगर हम 8 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो शेषफल आ जाएगा, मतलब 2 बार में कट जाएगा। तो मस्सा कितना आएगा, मस्सा कितना आएगा, तो जो संख्या उसको काटता है उसी को तो मस्सा कहते हैं। तो यह कौन काट रहा है, 4 काट रहा है। तो 8 बराबर क्या यहाँ पर ये सी है, और डी बराबर यहाँ 4 हम माने हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, HCF क्या होगा, तो HCF डी हो जाएगा। डी कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, जहाँ सी जो है वह डी से बड़ा है और आर बराबर जीरो नहीं है, मतलब आर बराबर जीरो नहीं, इसका मतलब है कि वह पूरा पूरा संख्या नहीं कट रहा है। तो सी और डी का HCF किसके बराबर होगा, HCF एक होगा दोनों में कॉमन। अब एक कहाँ पर दिख रहा है, एक किसका होगा HCF, तो एक जो होगा वह होगा किसका, तो यह होगा दो संख्या कौन कौन है, सी और डी, तो कॉमा में सी और डी हो जाएगा। तो एक एक दिया नहीं जाता क्योंकि एक सब में छुपा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए HCF होगा एक, और सी और डी यह दोनों संख्या है। बाकी देखिए, सी और डी इसमें तो आर तो इसमें दिया ही नहीं गया है, और यहाँ पर सी आर है, आर तो यहाँ पर शेषफल है, तो आर कहाँ से आ जाएगा, संख्या तो सी और डी ही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है √18 का परिमेयकरण गुणांक बताइए। मतलब √18 को हम किससे गुना करेंगे कि एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो √18 को पहले तोड़िए, क्योंकि √18 ही बाहर आएगा कुछ इसमें से। जैसे इसको कीजिएगा खंड, तो 9 गुने 2 होगा ना, तो यह 3 तो बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। तब इसको में किससे गुना कीजिएगा, यह ऑप्शन से। तो बताइए, √2 से गुना कर देंगे, क्योंकि √2 पहले से यह है, √2 से गुना कर देंगे तो √2 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या होगा, तो कट जाएगा रूट। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6, और 6 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। क्या आप परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p/q के रूप में परिमेय संख्या लिखते हैं। तो अपरिमेय संख्या कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धन पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है मस्सा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि इस नंबर दो संख्या है ए और बी है, लसा 36 है और मस्सा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें दो संख्या में से कोई एक संख्या दिया जाएगा तब ना पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमको याद से यहाँ पर 18 था, लग रहा है कि हम स्प्रिंट हो गया है। तो देखिए, ए का ए रहने दीजिए और बी के जगह पर आप क्या मान लीजिए 18। तो पिछले क्लास में हमने क्या करवाया था, कुछ याद होगा तो अब बताइए कि जब दो संख्या होता है ए और बी, तो इसका गुणनफल ही मस्सा और लस्सा का गुणनफल होता है। तो यहाँ ए दिया गया है, दूसरा संख्या हम 18 बोले मानने के लिए, यह मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लस्सा कितना है, तो लस्सा 36 दिया गया है, तो यहाँ 36 लिख दीजिए। अब मस्सा कितना है, तो मस्सा जो है वह 2 है, तो इसको काट दीजिए, 18 से ही कटेगा, 2 बार में 2 दूनी के 4, तो ए का मान कितना आ गया 4। तो ऑप्शन कौन में दिख रहा है 4, देखिए सी में, सी सही हो जाएगा। बाकी 23 नंबर प्रश्न जो है,
यह इसका लसा निकालना है और मसा निकालना है और दोनों का अनुपात कर देना है। मतलब ऊपर में लसा कर दीजिएगा और बटे में मसा। तो इसको आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह इजी प्रश्न है, आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। बस 5 प्रश्न और बचे हैं, तो इसको सेशन को बिना बीच में छोड़े ही आप पूरा देखिएगा। देखिए यह क्या प्रश्न है कि एक से एक भाज्य संख्या है। मतलब एक से एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, 8 हो जाएगा। कोई भी संख्या जो 3-4 संख्याओं से कटता हो, 3 से तो कम से कम कटता ही हो, क्योंकि 2 से कटता है तो उसे हम अभाज्य कहते हैं, लेकिन 3 संख्याओं से कम कटना चाहिए। तो देखिए इसमें दिया गया है एक से एक भाज्य संख्या है, आप भाज्य संख्या कुछ भी मान सकते हैं, जिसका गुणनखंड क्या है, तो P1 P2 P3 और Pn। मतलब ऐसे करते करते गुणनखंड Pn तक गया है, तो गुणनखंडित किया जाता है तो P1 P2 और Pn कैसी संख्या होगी। अब देखिए सबका नाम अलग अलग है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई एक ही संख्या से ज़्यादा बार गुना मतलब या फिर यह भाग कटता तो उसका पावर न दिया जाता, लेकिन इसमें पावर नहीं दिया गया है। P1 अलग है, P2 अलग है, P3 अलग है, Pn अलग है, मतलब सबका मान अलग अलग है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल हम बताते हैं कि यहाँ पर आप मान लीजिए कितना 36 मान लीजिए, तो 36 2 से लगाइएगा तो 18। तो यहाँ पर ही बोला है कि फिर 2 से नहीं लग रहा है, कोई दूसरा संख्या से लग रहा है, 3 से लग रहा है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है ना। और फिर क्या है, 3 से 6 बार में कट गया। अब यह P3 भी है, यह भी तीसरा संख्या है, तो यहाँ 6 से लगा दीजिए। 6 भी नहीं लगाइए, क्योंकि 6 तो इसमें कॉमन ना हो जाएगा। तो यह मतलब ऐसा आप ऐसा एग्जाम्पल मानिए जिसमें अलग अलग गुणनखंड आता हो। तो अलग अलग गुणनखंड जिसमें कोई कॉमन नहीं हो तो उसे हम कैसी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, बस इतना याद रखिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। 4 पर पावर n है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन सी अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होनी चाहिए। मतलब कि 4 पर पावर 2 n है, तो देखिए पहले तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2, कितना हो जाएगा 4 खुद हो जाएगा 2 पर पावर 2। हाँ 2 पर पावर 2 और फिर इसके पावर n है, तो यहाँ पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो 2 पावर 2n हो गया। n का मान हम क्या रखें कि यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो 3 रखने से 0 आएगा, तो 3 दूनी के 6 होगा। 4 रखने से 8 आएगा, 5 रखने से क्या आएगा, तो 0 अति 10 आएगा। तो 10 में 0 आ रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। अब यह प्रश्न जो है बढ़िया प्रश्न है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक ना। यह जो प्रश्न है यह बोला गया है कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे करते करते आप ना 13,986 अभाज्य संख्या जोड़िए। 2 3 5 7 ये कितना हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 7, 4 गो हुआ। तो ऐसा ऐसा आप कितना जोड़िए, 13,986। बताइए कितना बड़ा हो जाएगा। तो इतना जोड़ना नहीं है, बस इसको आप ये समझिए कि यह जो दिया गया है 13,986, यह कैसी संख्या है, तो यह जो है विषम संख्या है, मतलब 2 से कटने वाली है। तो आप ऐसा देख लीजिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है और विषम संख्या का योग क्या होता है। मतलब 2 अभाज्य संख्या यानी कि सम संख्या का योग क्या होता है, क्योंकि यह सम संख्या ही है। तो जैसे देख लिए 2 3 5 7, तो 2 और 3 यह 2 हो गया ना, तो 2 क्या हो गया, सम संख्या। तो 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ रहा है। यही अगर विषम कर देते हैं, 5 और जोड़ देते हैं, तो यह क्या आ जाएगा, 2 3 5 आया ना है, तो 5 आया है, तो यह 5 जुट के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यह सम आ जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 7 के बाद 11 होता है, फिर 13 होता है, तो यह दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 11 7 18 हो गया। मतलब जब 2 सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना है, तो हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है बताइए। उसमें कितना आया था 10 ना आया था, 2 3 5 था और 7 था, इसके बाद 11 मान लीजिए, 13 मान लीजिए। तो 2 3 जोड़े तो 5 आया, फिर 5 इसको ऐड किए तो क्या आ गया, 10 आ गया। फिर 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 17। तो देखिए जहाँ सम हो रहा है, यहाँ पर 2 संख्या था तो 5 आया, यहाँ पर एक और जोड़ दिए 5 तो 10 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और जोड़ दिए 7, तो यहाँ पर ही
कितना आ गया 17। तो जब बीसम जोड़ रहे हैं तो सम जोड़ रहे हैं तो बीसम आ रहा है, और बीसम जोड़ रहे हैं तो सम आ रहा है। तो बताइए इतना जब जुटेगा 13,086, तो हमेशा क्या आएगा, बीसम संख्या ही आएगा। तो बीसम संख्या सम संख्या से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा नहीं ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। पी और क्यू यहाँ होना चाहिए। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो पी क्यू क्या है, इसको मान लीजिए। ये पी और क्यू कोई दो अभाज्य संख्या मानिए। पी और क्यू दो भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य संख्या, टोटल 6। तो यह √6 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √6 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। देख लीजिए और कोई अभाज्य संख्या आप मान सकते हैं। बाकी आप मान लीजिए कि 2 × 5, तो √10 आ जाएगा। तो √10 बाहर निकलेगा ही नहीं, तो जो नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। 28 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी हम बताए थे 4। इसका गुणनफल कितना आ गया, 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का मस्सा बताइए। तो यह 2 हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए 2 और 4 लगातार क्रम में है और सम संख्या भी है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन की तो मस्सा बोलते हैं, तो 2 है। और कुछ मान लीजिए, जैसे आप 6 और 8 मान लीजिए, क्रम में मानना है लगातार, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से दोनों कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। अब यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। अब इसमें आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। जो भी बच्चे लगभग 25 प्रश्न किए हैं सही सही, तो मानिए कि आपका तैयारी ठीक है, और थोड़ा कोशिश कीजिए। जिनका अगर 15 से भी नीचे स्कोर आया, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि MCQ का बहुत ज़्यादा रोल है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि लगभग 50 प्रश्न, आधा प्रश्न MCQ के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की संख्या अपरिमित रूप से क्या होती है, तो अनेक होता है। अभाज्य संख्या अलग अलग होती है, तो क्या होती है, अनेक होता। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ।